हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सक्सेस नेत्रा। और जो आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 19 रहने वाला, लेक्चर नंबर 19। और आज इसमें हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा हर जगह सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर से रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी जो मेल आईडी है successnetra@gmail.com। आपकी सजेशन है उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार, एक तरह से आप कह सकते हैं। जो लैंड रिफॉर्म हुए थे इंडिया के अंदर, उसका मेन रीजन क्या था? जो उसका अगर आपसे कोई रीजन पूछ ले, देन हमको जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको इंक्रीज करनी थी। जो हमारे यहाँ पे पुअर्टी है उसको हमको कम करना था। जो हमारे पास में एक लैंड सीलिंग हम लेके आए थे, यानी कि कोई भी इंसान है, अगर मान लीजिए के लिए आप जानते हैं पुराने समय में बहुत बड़े बड़े जागीरदार जमींदार हुआ करते हैं, लैंड रोड हुआ करते थे। उनके पास में बहुत सारी जमीन हुआ करती थी जिसको खुद कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे। तो उनके पास में जो अनकल्टिवेटेड लैंड था या फिर सरप्लस जो लैंड उनके पास में था, जो किसी और से वो कल्टिवेट कराते थे, उन्होंने जो गरीब है, जो मार्जिनल फार्मर्स है, उनके बीच में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी सेम हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। यानी कि एक तबका था, उनसे जो ज़मीन है इससे हटा के बहुत सारे लोगों के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि फ्रॉम फ्यू टू हु हैज नो लैंड और टू लिटिल। यानी कि एक इंसान जिसके पास में बहुत सारी ज़मीन है, उससे ज़मीन लेकर जिसके पास में ज़मीन या तो नहीं है या बहुत ज़्यादा कम है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जो मिडल मैन है उसका एबोलिशन करना। मिडल मैन का एबोलिशन से क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके पुराने समय में जमींदार हो गए और यहाँ पे आपके किसान हो गए, लेकिन इन दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं जमींदार होता, मिडल मैन, बिचौलवे होते थे। अगर ये रेंट ले रहा है 60%, ठीक है, 100% प्रोडक्शन हो रहा है, 60% ही रेंट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इस किसान को इस जमींदार से जमीन दिलवाता था। वो कहता कि भाई 10% या 5% मैं दूंगा। तो जमींदार के पास तो 60% ही जा रहा है, लेकिन इस किसान को पे करना था 65% या 70% पे करना पड़ता है। जो 5 से 10% था इस मिडल मैन के पास में चला जाता था। तो यानी कि जो ये मिडल मैन है, इनको हमें कहीं ना कहीं अबॉलिश करना था। जो हमारे पास में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी कि एक इंसान के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, एक इंसान बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उनकी जो इनइक्वालिटी थी उसको हमको कम करना था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी होगी। और सोशल क्या था कि पुराने समय में क्या था, जो आपका लैंड है, जो ज़मीन है, ज़मीन को एक तरह से प्रेस्टीज माना जाता था। एक कहीं ना कहीं प्रेस्टीज का एक मुद्दा होता था कि जिसके पास में ज़मीन है वो कहीं ना कहीं उसकी एक ऊंचा स्थान गांव में माना जाता था। और जो आपका एक इंसान जिसके पास में ज़मीन नहीं है या फिर ना के बराबर ज़मीन है, उसको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो उनकी जो सोशल कंडीशन थी कहीं ना कहीं वो भी गाँव में या फिर शहर में उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी उस रीजन के अंदर। तो इसको भी कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी थी, चाहे वो सोशल हो चाहे फिर वो इकोनॉमिक हो, इनको कम करना था। जो रीऑर्गेनाइजेशन करना था हमको एग्रीकल्चर का, यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग से क्या मतलब होता है, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। जो आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है कि देखिए 10 किसान हैं, वैसे 10 छोड़िए, 5 किसान हैं। इन 5 किसानों के पास में कुछ ज़मीन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना अलग अलग खेती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इनके पास में मान लीजिए ये इंसान है, इसको भी अपना अलग ट्रैक्टर चाहिएगा, इसको भी अलग ट्रैक्टर चाहिएगा, इसको भी अलग ट्रैक्टर चाहिएगा, इनको अलग ट्रैक्टर चाहिएगा, इसको भी इरिगेशन के लिए अलग फैसिलिटी चाहिए, इसको भी सेम चाहिए, इसको भी सेम चाहिए। मतलब हर इंसान की जो एफर्ट है, जो रिसोर्सेज है, वो हर इंसान को अलग अलग रिक्वायरमेंट थी। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या है कि भाई 5 लोग आप हैं, 5 इंसान हैं, आपके पास में 1 बीघा जमीन इसके पास में है, 2 इसके पास में है, 3 इसके पास में है, 1 इसके पास में, 5 इसके पास में। तो आप एक काम करो, जो ज़मीन है इसको टोटल कंप्लीट आप एक कर दो, ठीक है, और इस एक में मिलके आप काम करो। तो जहाँ पे जब 5 ट्रैक्टर लग रहे थे, तो एक ट्रैक्टर यहाँ पे काम कर जाएगा। यहाँ पे एक नलकूप, 5 नलकूप लग रहे थे, यहाँ पे आपका एक नलकूप ही काम कर जाएगा। और यहाँ पे जो मैन पावर है वो भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन रिजल्ट आएगा। और जो भी यहाँ से आपका रेवेन्यू होगा, उस रेवेन्यू को जिस भी रेशियो में आपकी लैंड है उस रेशियो में डिवाइड कर लीजिएगा। मान के चलिए कि एक इंसान की लैंड है 1 बीघा, एक की है 2 बीघा और एक की है आपकी 4 बीघा, यानी टोटल कितना हो गया, 1 और 2 3 और 4, यानी कि टोटल 7 यूनिट इनका हो गया है। और मान लीजिए 700 रुपये का रेवेन्यू आया, तो 100 रुपये भाई तुम ले लेना, 200 तुम ले लेना, 400 रुपये तुम ले लेना। यानी कि जिस भी रेशियो में तुम्हारी लैंड है उस रेशियो में आप जो है अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो कम लगे और जो हमारा प्रोडक्शन है वो ज़्यादा, उसको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव फार्मिंग। और सबसे जो मेन चीज़ थी वो थी ट्राइबल प्रोटेक्शन, यानी कि जो कुछ ट्राइबल एरिया हमारे इसमें जो जनजातियाँ हैं
उनकी जो लैंड है, उनके जो राइट्स हैं, उनको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। जो ट्रेडिशनल लैंड है वो उनको जो आउटसाइडर है वो परचेज ना कर सके, यानी ट्राइबल प्रोटेक्शन बाय इंश्योरिंग देयर ट्रेडिशनल लैंड इज नॉट टेकन बाय आउटसाइडर, यानी कि हमारे जो कंट्री में ट्राइबल एरियाज हैं उनकी लैंड को बाहर के लोग ना एक्वायर कर सके, ना खरीद सके, तो उनकी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी दी जाती है। आप भी देखते हैं कि बहुत सारे एरिया के अंदर आज भी आप लोग, अगर आप उस एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं देन आप वहाँ पे लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, आप वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते, आपको लीज पे लेके या फिर रेंट पे लेके वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, जैसे अभी तक J&K के अंदर होता था। तो ये मेन रीजन थे लैंड रिफॉर्म लेके आने के इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें प्री ब्रिटिश सिनेरियो, यानी कि जब इंडिया के अंदर में अंग्रेज आए तो उससे पहला क्या सिनेरियो था। सबसे पहले क्या था कि वहाँ पे जो प्राइवेट ओनरशिप है लैंड, जैसे आज के समय में आप देखते हैं कि आपके पास में इतनी ज़मीन है, ऐसा नहीं होता था बिल्कुल भी, यानी कि जो ओनरशिप राइट्स थे वो लोगों के पास में नहीं होते थे। होता क्या था कि एक पूरा का पूरा गाँव है, इस गाँव के पास में जो ज़मीन है वो कहते थे भाई इस गांव की इतनी ज़मीन थी, यानी कि जो एक विलेज की कम्युनिटी होती थी, टोटल पूरा कंप्लीट विलेज होता था, उसके द्वार में गांव जो है जो ज़मीन है वो आपकी ओन की जाती थी और वहाँ पे वो अपना खेती वेती करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जैसे कबीले होते हैं ना, उस टाइप में कि ये कबीला है भाई, ये ज़मीन इस कबीले की है, तो यहाँ के लोग यहाँ पे मिलकर काम करेंगे, उससे जो भी आपका चीज़ें निकल के आएगी वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उनका जीवन चलता रहता। तो इस तरह से चीज़ें होती थी। लेकिन जब अकबर आए, अकबर के समय में क्या था कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल, तो इन्होंने सबसे पहले जो है लैंड रिवेन्यू सिस्टम अपना इनिशिएट किया। इसके अंदर क्या होगा, जो भी ज़मीन थी जिस भी एरिया के अंदर उसको नापा गया, उसको क्लासीफाइड किया गया और उस पर एक फिक्स रेंट था वो फिक्स कर दिया गया। और इस रेंट को हम क्या बोलते थे, दस्तूर, एक दस्तूर फिक्स कर दिया गया, ठीक है। और जो ये सर्वे किया गया था, ये सर्वे किस बेस पे किया था, 10 ईयर तक ये सर्वे किया गया था टोडरमल के द्वारा, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। उसके अंदर में किस एरिया के अंदर कैसी फसल होती है, क्या उनका प्राइस होता है, इन सब चीज़ों को आपको देखा गया था। और जो ये सिस्टम था, जो ये आपका अकबर के समय में जो सिस्टम था जो टोडरमल लेके आए थे, इसको बोलते थे हम जैप्ती या दहसाला सिस्टम। तो प्री ब्रिटिश सिनेरियो ये था कि सबसे पहले तो लोगों के पास में ज़मीन का राइट होते नहीं थे, ओनरशिप राइट। और उसके बाद में क्या हो गया कि अकबर के समय में आपका एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम लेके आया कि जो ज़मीन था उसको नापा गया, नापने के बाद में उसमें जो है रेंट फिक्स कर दिया गया। इसके बाद में लैंड ओनरशिप पैटर्न अंडर ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश आए इंडिया के अंदर में, जो अंग्रेज लोग आए, तो उन्होंने क्या किया, सबसे उनके 3 से 4 कदम उठाए गए उनके द्वारा। एक तो आपका परमानेंट सेटलमेंट हो गया इनके अंदर, जमींदारी सिस्टम हो गया, एक आपका रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया, ठीक है, एक आपका हो गया जागीरदारी सिस्टम। ये 3 मेन है इनमें। और एक हो जाता है आपका महलवाड़ी सिस्टम। तो इनको देख लेते हैं। आपका सबसे पहले देख लेते हैं हम जमींदार सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट। जो परमानेंट सेटलमेंट थे लेके कौन आए थे, जो परमानेंट सेटलमेंट थे लेके आए थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, यानी 1793 में इसको लेके आ गया था। इसके अंदर क्या हुआ कि जो भी एक गाँव था या जो भी एक एरिया था, जो भी एक रीजन था, उसके अंदर एक लैंडलॉर्ड को स्थापित कर दिया गया। एक लैंडलॉर्ड की जो क्लास थी वो क्रिएट की गई और उसको फिक्स कर दिया गया कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। मतलब जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश थे, वो उन्होंने एक ये इंसान यहाँ पे बैठा दिया लैंडलॉर्ड, और जो ये लैंडलॉर्ड था इससे लोग टैक्स लेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब जो लैंडलॉर्ड है, इस गांव के पास में जितनी भी ज़मीन थी, इसने जो वो ज़मीन थी वो जो है अपने फार्मर्स को लीज पर दे दी। एक तरह से उन्होंने उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और जो फार्मर्स थे उनको बोल देते हैं टेनेंट्स। टेनेंट्स का मतलब हो जाता है एक तरह से किराएदार, यानी कि किराए पे उसने ज़मीन दे दी। कि जो अब ये क्या करता था कि इसके पास में ज़मीन है, ये ज़मीन इसने XYZ हिस्से में बांट दी, यहाँ पे एक किसान रह रहा है, यहाँ पे एक किसान, यहाँ पे एक किसान। अब जो ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये इंसान टैक्स पे करेगा, और जो इसके पास में ज़मीन है, इस ज़मीन से जो टैक्स कलेक्शन होगा वो टोटल कंप्लीटली इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ब्रिटिश जो लोग हैं वो यहाँ से एक टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, ब्रिटिश सीधा इससे बात करेंगे भाई आप मुझे टैक्स दो, वो भी यहाँ से कैसे टैक्स कलेक्ट करता है वो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लीटली। तो ये था आपका जमींदार सिस्टम, यानी कि जो जमींदार है वो आप इन्होंने क्रिएट कर दिए गए। और जो ये जमींदारी का राइट था ये हेरिडेटरी था, यानी कि ये आपका एक तरह से जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता था। यानी कि अभी मेरे पास में है तो फिर मेरे बच्चों के पास में होगी, फिर उसके बच्चों के पास में होगी, तो ऐसे ये चलता जा रहा था। और जो स्टेट का था, जो गवर्नमेंट थी, वो क्या चाहती थी, गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई मेरे पास में मैक्सिमम रिवेन्यू हो और मेरे हैं जो मिनिमम एफर्ट मुझे लगाने पड़े, मैक्सिमम रिवेन्यू विद मिनिमम एफर्ट्स। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर जो ब्रिटिश के लोग हैं, अगर ब्रिटिश लोग इन लोगों के पास में एक लोगों से जाकर रिवेन्यू करेंगे तो उनको अधिक
लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, उनको अधिक सैनिक बल यहाँ पे चाहिएगा। अब क्या कहा कि भाई मुझे तो सिर्फ जो ये इंसान है इससे बात करनी है, तो इनको सैनिक बल वगैरह जो इनके रिसोर्सेज है वो कम यूज होंगे। तो यानी कि मैक्सिमम रिवेन्यू विद मिनिमम एफर्ट्स। इसके बाद में हुआ क्या कि ये जो चीज़ें थी ठीक है, लेकिन जो इससे हुआ क्या कि जो फार्मर्स हैं और जो लेबरर्स हैं यानी कि जो मजदूर थे, जो किसान थे, वो गरीबी है उसके अंदर आ गए, क्योंकि जो हाई रेंट था उनका जो रेंट था वो हाई था इन रेस्पेक्टिव टू प्रोडक्शन, यानी कि उतना उस ज़मीन से प्रोडक्शन नहीं हो पाता था कई बार जितना उनको रेंट पे करना पड़ जाता था। और कहीं ना कहीं जो मिडल मैन भी इनके बीच में आ गए थे। मान लीजिए कि ये जमींदार है और ये है एक किसान, ये चाहिए कि भाई मुझे कोई ज़मीन दिला दो किराए पे, तो सीधा का सीधा ये किसान इससे जमींदार से आके किसान से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बीच में एक मिडल मैन आ गया कि भाई मैं तुम्हारी जमींदार से ज़मीन दिला दूंगा, मैं इतना तुमसे लूँगा। तो कहीं ना कहीं जो मिडल मैन है वो बीच में आ गए थे और हाई रेंट इनको पे करना पड़ रहा था। और हाई रेंट पे करने के कारण में इनको क्या था कि जो फार्मर्स हैं, जो लेबर्स हैं, वो सफ़र कर रहे थे, उनको गरीबी में कहीं ना कहीं वो झेलनी पड़ रही थी उनको। तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि जमींदारी सिस्टम में क्रिएट कर दिया। भाई एक जमींदार है, तुम मुझे रेंट दो। जो जमींदार है वो कैसे कर रहा है रेंट अपने लोगों से, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कम्प्लीटली। अब आ जाते हैं जागीरदारी। जमींदारी और जागीरदारी सिस्टम लगभग सेम सा ही है, इसके अंदर भी सेम चीज़ होती थी। इसके अंदर क्या था कि जो ये जागीरदारी सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली के सुल्तान ने 13वीं सेंचुरी में, और इसको मुगल एम्पायर था उसने भी इनको जो है अडोप्ट किया था। और उसके बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था, डिजाइन था, उसके समय भी ये कंटिन्यू रहा था। ये बिल्कुल सेम ही था जमींदारी सिस्टम के अंदर, यानी कि एक जागीर थी वो किसी इंसान को दे दी। अब जो ये ज़मीन थी इससे ये जो जागीरदार होगा रेंट कलेक्ट करेगा और ये आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करेगा। ये आपका हो गया जागीरदारी सिस्टम। अब आ जाता है ये रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर में क्या होता था कि ये सबसे पहले इसको लेके आ गया था 1820 के अंदर सर थॉमस मुन्नो के द्वारा इसको लेके आ गया था, जो गवर्नर थे मद्रास के। इनके अंदर में क्या हो गया कि देखिए पहले क्या था कि एक जमींदार था ये, इसके बाद में ज़मीन थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कोई बात नहीं, इन्होंने सीधा जो किसान थे उनको इन्होंने जो है राइट दे दिया, यानी कि कल्टीवेटर्स पीरियड्स रिगार्डिंग एक्ट ओनर ऑफ लैंड, यानी कि जो भी यहाँ पे खेती कर रहे थे, जो कल्टीवेटर कर रहे थे, या इनके पास में भी जो इनके पीरियड्स थे, जो किसान थे, उनको ओनरशिप राइट दे दिए गए। वो ज़मीन को मॉर्गेज भी कर सकते थे, यानी गिरवी रख सकते थे, और क्या उसे वो सेल भी कर सकते थे, उसे वो बाय भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या था कि उनको जो टैक्स इनको जो पे करना पड़ता था, उसके दो इनके क्राइटेरिया थे। अगर आपके उसमें सूखा पड़ता है, यानी जो ड्राई लैंड है, उसके अंदर आपको 50% आपको कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ेगा। और जो वेट लैंड है, यानी कि जहाँ पे अच्छी खासी बारिश वगैरह होती है, जहाँ मानसून अच्छा रहता है, वहाँ पे आपको 60% तक आपको रेंट पे करना पड़ेगा डायरेक्ट टू गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो जमींदार था और जो जागीरदार था उनको उन्होंने हटा दिया। लेकिन यहाँ पे जो मेन दिक्कत आ रही थी, अगर किसी कारण से जो किसान थे वो किसी कारण से टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए सूखा आ गया या खेती उस बार उतनी अच्छी नहीं हुई, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा उनकी ज़मीन से उनको बाहर निकाल दिया जाते थे। इनके अंदर मेनली क्या था कि यहाँ पे मिडल मैन नहीं थे जमींदारी सिस्टम की तरह, लेकिन जो टैक्स था वो हाई था। जब आपकी फसल अच्छी हो रही है देन आप टैक्स पे कर सकते हैं, कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार फसल खराब हो जाती थी, तो उस वजह से क्या होता था कि इनको जो टैक्स था वो कैश में पे करना पड़ता था। और कैश में पे करने के कारण में क्या होता था कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो जमींदार तो पहले भी थे, उनके पास में अच्छा खासा पैसा था, लेकिन उनको इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की एक इन्होंने कम्युनिटी खड़ी कर दी कि जो इनको रेंट पे पैसा देते थे। मतलब रेंट पे मतलब क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा देते थे कि भाई तुम क्योंकि इनको तो अगर वो ज़मीन इनको अपने पास में रखनी है तो गवर्नमेंट को तो उनको पे करना ही पड़ेगा, इनके पास में पैसा है नहीं। तो ये जो लोग होते थे, जो मतलब साहूकार लोग होते थे, उनसे पैसा लेके अच्छे खासे इंटरेस्ट पे और गवर्नमेंट को पे कर देते थे। और यहाँ पे दिक्कत क्या कहती थी, जो साहूकार लोग थे जो इनको मतलब इंटरेस्ट पे पैसा देते थे, ये रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन नहीं करते थे। और जो अच्छे से मेंटेन करते भी थे, तो जो किसान लोग थे उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनको मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि इन्होंने पूरा जो अपना पेमेंट है वो इंटरेस्ट और मूल दोनों उन्होंने दे दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट है दोनों पे कर चुके हैं, फिर भी इनसे बार बार लिया जाता रहता था। तो जो रैयतवाड़ी सिस्टम था इसमें ये दिक्कत आ रही थी।
यहाँ पे इन्होंने जमींदार और जो आपका ये है मिडलमैन को तो हटा दिया, लेकिन जो टैक्स है वो रेट हाई था। उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि अगर सूखा वगैरह पड़ गया, मतलब प्रोडक्शन उस रेशियो में नहीं हुई, तो कहाँ से जो किसान है वो टैक्स देगा। इनको इतना देना ही देना है, अगर नहीं दिया तो कहीं ना कहीं वो आपका उनसे ज़मीन छीन के किसी और इंसान को दे देंगे। तो ये था आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। अब आ जाता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम के अंदर ये 1822 के अंदर लाया गया था। एक मिक्सचर था आपका, मिक्सचर किसका, आपका रैयतवाड़ी का और आपका जमींदारी सिस्टम का, या इसको कई बार बोलते थे जो जमींदारी सिस्टम है इसका ये एक अपग्रेडेड वर्जन था, ये इसको ऐसा ही बोल देते थे। और ये 1822 के अंदर लेके आ गया था और इसको रिव्यू किया था बाद में 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। इन्होंने क्या किया कि जैसे ये एक एरिया है, इसके अंदर हो सकता है कि जो ये ज़मीन है, आप भी देखते हैं होंगे कि एक एरिया होता है, एरिया सेम होता है, वहाँ पे कुछ ज़मीन अच्छी होती है, कुछ ख़राब होती है। तो ये ज़मीन है, इसका मान लीजिए कि इसकी मतलब यील्डिंग हाई है, ये अच्छी ज़मीन है, इसकी कम है, ठीक है, इसकी फिर हाई है, इसकी फिर कम है, इसकी फिर एवरेज है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो 10 रुपये प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपका 5 का हो रहा है, यहाँ पे आपका 7 का हो रहा है। तो पहले क्या होता था कि हर जगह चाहे 10 का हो चाहे 5 का, इनको अपना 50% इनको चाहिए ही चाहिए, इनको जितना पैसा देना है वो इनको लेंगे ही लेंगे वो। तो वो चीज़ें होती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो एक टोटल ज़मीन थी इस पर फिक्स कर दिया एक एवरेज रेंट, कि ये जो टोटल ज़मीन थी इस ज़मीन से हम एक एवरेज रेंट लेंगे, हमको एक यहाँ से एक एवरेज रेंट चाहिए। और जो एवरेज रेंट है वो कलेक्ट कौन करेगा, मतलब जो ये एरिया था इस ज़मीन को एक तरह से महल के रूप में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये एक महल है, इस महल का एक तरह से एक राजा होगा। और कई बार इस महल के अंदर में या तो एक या फिर एक से अधिक गाँव को भी रखा जाता था, यानी कि डिवाइड लैंड इनटू महल्स। और जो टैक्स था वो लगाया जाता है इस महल में, मतलब जितना भी टोटल ये महल है इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। और जो अपना जो भी यहाँ पे फार्मर्स है उसको अपना शेयर यहाँ पे देना कर मतलब दिया जाता था। ओनरशिप राइट यहाँ पे मतलब जो किसान लोग थे उनके पास में थे, लेकिन जो रिवेन्यू था वो कलेक्ट किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी एक गांव का हेडमैन होता था उसके द्वारा। यानी गांव में एक हेडमैन, उन्होंने एक मुखिया, एक तरह से आप बोल रहे हैं मुखिया इन्होंने अपॉइंट कर दिया। ओनरशिप राइट उन्हीं के पास में है, लेकिन जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रेंट लेगी उस मुखिया से। यहाँ पे जो हेडमैन है उसके पास में ओनरशिप राइट नहीं होते थे, जबकि जमींदारी प्रथा में ऐसा होता था। देखिए इसके बीच में मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ छोटा सा, आपको क्लियर हो जाएगा। महलवाड़ी सिस्टम, अगर हम बात करते हैं जमींदारी सिस्टम में, जमींदार सिस्टम में जमींदार के पास में ओनरशिप राइट्स थे और जो रेंट कलेक्शन था वो जमींदार से किया जाता था। अगर हम बात करते हैं आपकी रैयतवाड़ी सिस्टम में जो जमींदारी राइट्स जो आपके राइट्स थे उस भूमि के, वो थे आपके किसान के पास में, और जो रेंट कलेक्ट किया जाता था वो किसान के अंदर। लेकिन जब आपकी महलवाड़ी सिस्टम है इन दोनों को मिक्स कर दिया, यानी कि जो आपके राइट्स थे ज़मीन के वो तो किसान के पास में थे, लेकिन जो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा वो रैयतवाड़ी की तरह किसानों से ना करके वो सीधा एक तरह से जो जमींदार हो गया, इसको इन्होंने नाम बदल रख दिया इसका हेडमैन, यानी कि जो मुखिया होगा उससे कलेक्ट करेगा। और मुखिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन किसानों से उसी रेशियो में उसी शेयर में जो है ये पैसा ले। और जो ये रेवेन्यू था वो अप्रोक्स 66% होता था टोटल रेंटल वैल्यू का। और इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था, आगरा में, सेंट्रल प्रोविंस में और पंजाब, यहाँ पे इसको जो है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर में। होपफुली आपको तीनों चीज़ सिस्टम हो गई होगी। ये आपकी महलवाड़ी सिस्टम क्या है, आपका रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है, जागीरदारी सिस्टम क्या है, और आपका जो है जमींदारी सिस्टम क्या होता था। अब देख लेते हैं जो इसके कंसिक्वेंसेज थे ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम के। यहाँ पे क्या हुआ कि जो लैंड थी वो एक कमोडिटी बन गई, एक चीज़ बन गई, एक वस्तु बन गई, और एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में ये निकल के आगे आएंगे। हाई टैक्स थे, फूड इनसिक्योरिटी थी, फेमाइन तक आ जाते थे, यानी सूखा कई बार पड़ जाता था, भूखे लोग मर जाते थे, काफ़ी बड़े लोगों की डेथ हुई है। फूड इनसिक्योरिटी की होती कि इतना तो वहाँ पे उपज नहीं हो रहा है जितना इन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। फूड जो किसान है वो क्या कर्जे में आ रहे थे, कर्जे में आने की ओर से कि भैया ब्रिटिश को तो इनको पैसा देना चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। वो जो आपके साहूकार लोग थे उनसे पैसा उठाने को देना पड़ता था, साहूकार के कर्जे में आ जाते थे। ये आ गया। बाउंड्री लेबर भी इन्होंने, बाउंड्री लेबर की एक जो वो थी, बाउंड्री लेबर को इसने जन्म दिया था कहीं ना कहीं। एक क्लास बाउंड्री लेबर की निकल के सामने आते। होता क्या था कि देखिए ये साहूकार है, साहूकार से पैसा लेके इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने दे दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि पता लगा यार अगले साल भी फसल अच्छी नहीं हुई, तो जो साहूकार को जो रिटर्न करना था इनको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो इसको पे नहीं कर पाए। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे कि इनके बाउंड्री लेबर बन पाते थे कि भैया मैं पैसा तो आपका नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं आपके लिए मजदूरी करता रहूँगा।
तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और जो यहाँ पे क्या हो गया कि व्हेन इंडिया अचीव्ड फ्रीडम, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके अंदर जो 7% विलेजर थे ना, वो 75% एग्रीकल्चर लैंड ओन करते थे। इतनी बुरी स्थिति आ गई थी, यानी जो 7% जो लोग थे उनके पास 75% लैंड राइट्स थे। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस थे ब्रिटिश लैंड रिवेन्यू सिस्टम के। अब बात करते हैं हम अपनी लैंड रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद से जो लैंड रिफॉर्म्स आए हैं। तो जो जेसी कुमारप्पम कमेटी थी एक, उसकी जो सिफारिश के अंदर, उसकी रिकमेंडेशन के अंदर में कुछ जो है इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स मेजर लिए गए थे। एक आपका जमींदारी एबोलिशन एक्ट था इसके अंदर में, एक आपका था लैंड सीलिंग एक्ट, एक आपका टेनेंसी रिफॉर्म था, और एक आपका ओनरशिप टू टेनेंट्स। इसके अंदर में अगर हम बात करें जमींदारी एबोलिशन एक्ट के अंदर में, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मतलब जो जमींदारी सिस्टम था, जो जमींदार था, उसको एबोलिश करने के लिए सरकार कानून लेके आई, और ये कानून था ये अलग अलग स्टेट में पास किया गया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके अंदर में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, एक आपका मौलिक अधिकार था, जो आर्टिकल 19 के F के अंदर में इसको रखा गया था। तो इस वजह से कुछ लोग, बहुत सारे लोग थे, वो कोर्ट के अंदर चले गए कि भैया हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन हो रहा है, जो गवर्नमेंट है एक्ट पास करके हमसे हमारी जमीन ले रही है। तो उसके बाद में सरकार ने 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1978 में, यानी 44 संविधान संशोधन किया 1978 में। और इसके अंदर जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी थे, इसको फंडामेंटल राइट से हटा के इसको एक लीगल राइट बना दिया, और इसको रख दिया आपने आर्टिकल 300A के अंदर में। और जो हमारा जमींदारी एबोलिशन एक्ट हुए थे, इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे 30 लाख किसान थे, 30 लाख जो किराए पे आपकी भूमि बो रहे थे, लीज पे भूमि जो है वो मतलब काम कर रहे थे, वहाँ पे लीज पे उनके पास में भूमि थी, तो उन्होंने 62 लाख एकड़ लैंड के जो आपके ओनरशिप राइट है उनको मिले थे। इसके कहीं ना कहीं इसमें कुछ फेलियर के रीजन भी थे। फेलियर के रीजन मेनली क्या थे कि एक तरह से कि जो जमींदार थे उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदार हैं, परिवार है, उनके पास में अपना ज़मीन उनके पास में करा दी। और दूसरी चीज़ क्या थी आपकी, जो कुछ पॉलिटिकल विल भी थी, कुछ पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो जमींदार थे, तो वो नहीं चाहते थे उनकी पैसे उनकी जो ज़मीन है उनके हाथ से जाए। तो कुछ मतलब मेन रीजन्स थे जो मतलब इतनी अच्छी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो था इसके अंदर में जो 30 लाख लोग थे उनको 62 लाख एकड़ लैंड के ओनरशिप राइट यहाँ पे इनको दिए गए थे। ये था आपका जमींदारी एबोलिशन एक्ट। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता था, क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है वो आपका स्टेट सब्जेक्ट है, ये आपका यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। तो स्टेट टू स्टेट वेरी करते थे। अब आते हैं लैंड सीलिंग एक्ट। अगर हम लैंड सीलिंग एक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक फिक्स कैप कर दे कि भैया एक जो फैमिली है या फिर एक इंडिविजुअल है वो इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता, और अगर उसके पास में इससे ज़्यादा ज़मीन है तो उसको बोला जाएगा इन्होंने सरप्लस लैंड बोला। और जो सरप्लस लैंड थी वो जिन लोगों के पास में ज़मीन नहीं थी या ना के पास बराबर ज़मीन थी उनके बीच में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और अगर हम न्यू लैंड पॉलिसी 1971 की बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो लैंड कैपिंग थी वो कितनी थी, 10 से 18 एकड़ थी, जो बहुत अच्छी किस्म की ज़मीन है, जहाँ पे जो फसल है बड़ी अच्छी होती है, तो वहाँ पे 10 से 18 एकड़ लैंड रख सकता है एक इंसान। अगर सेकंड क्लास कोई लैंड है, मतलब उतनी अच्छी फसल वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ पे 18 से 27 एकड़ रख सकता है। और जो हिली या फिर मतलब कुछ पहाड़ी इलाके हैं या फिर रेगिस्तान वाले इलाके हैं, वहाँ पे 27 से 54 एकड़ तक जो है लैंड सीलिंग वो रखी गई थी। मेनली यही है कि एक इंसान को फिक्स कर दिया कि भाई तुम इससे ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते, और जो ये लैंड है इससे प्लस अगर कोई लैंड होगी, जो सरप्लस लैंड होगी, वो इन्होंने जो आपके लैंडलेस पीपल्स थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और जो टेनेंसी रिफॉर्म्स, यानी कि जो लोग जमींदार वगैरह की जो भूमि थी उस पर काम कर रहे थे, मतलब किराए पर उन्होंने भूमि ले रखी थी, उनको एक फिक्स रेंट पे करते थे, मतलब रेंट पे जो भूमि लेके काम कर रहे थे। तो उसमें क्या रिफॉर्म है, एक तो उन्होंने रेंट रेगुलेशन किया कि पहले क्या होता था कि रेंट की कोई सीमा ही नहीं थी, मतलब कि पता लगा भाई कोई 60% ले रहा है, कोई 70% ले रहा है, कोई 75% ले रहा है। यानी कि जो ब्रिटिश एरा की बात करें, इन्होंने 35 to 75% तक जो है वो रेंट चलता था प्रोडक्शन का। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या किया, इसको 25 से 40%, मेनली आपका 25% के आसपास ही होता था। लेकिन कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कल्टीवेशन होता था, वहाँ पे 40% तक, जैसे पंजाब वगैरह के एरिया थे तो उसमें 40% तक इसको रखा गया है। तो जो रेंट का रेगुलेशन था वो ब्रिटिश एरा में इतना था, और मतलब एक फिक्स कर दिया कि भैया आप इससे ज़्यादा रेंट आप नहीं ले सकते हैं, ताकि जो हमारे जो किसान लोग हैं उनको अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
टेन्योर सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि होता क्या था कि एक किसान था, उसको जो ज़मीन है वो लीज पर दे दी, कुछ समय बाद नहीं यार तुम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, मुझे तो अच्छा रेंट मिल रहा है, मतलब इसलिए इसको 20% दे दी। अब एक इंसान बोला भाई मैं तुम्हें 25% दूंगा, तो इससे ज़मीन लेके इसको दे दी। तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब एक टेन्योर सिक्योरिटी को दी गई, पर अगर आप ज़मीन दोगे तो इतने समय के लिए कम से कम देगो ही, इनको ज़मीन देना ही आपको पड़ेगा। और ये इनसे अगर ज़मीन वापस लेंगे किसी कारण से, तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं मेनली। या तो वो उस ज़मीन पे खुद कल्टीवेशन करें, यानी कि लैंड कुड बी रिज्यूम्ड बाय एन ओनर, मतलब जो लैंड है वो ओनर है उस पर खुद पे काम करें, ओनली फॉर पर्सनल यूज। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो लीगल प्रोविजंस थे लॉ के अंदर, उनके तहत जो है इनसे ज़मीन वापस ली जा सकती है। मतलब पता लगा कि भाई लैंड तो इसने ले लिया, लेकिन इस पर काम ही नहीं कर रहा है, नहीं, और ये कह रहा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मैं पैसे कहाँ से दूँ। तो कुछ ऐसे रीजन थे, तो इनको एक टेन्योर सिक्योरिटी यहाँ से प्रोवाइड की गई। और जो ओनरशिप राइट्स थे, वो जो किराएदार थे, मतलब जो रेंट पे भूमि बो रहे थे, भूमि पे मतलब एक तरह से उगाई पे भूमि ले रहे थे, तो उनको कुछ ओनरशिप राइट दिए गए। मतलब मेनली वही है कि जो आपका लैंडलॉर्ड्स थे, इनके पास में एक्सेस में ज़मीन थी, या फिर उतनी ज़मीन थी पे काम नहीं कर पाते, तो ये इनसे ज़मीन लेके जो आपके जो सरप्लस लैंड थी वो आपकी जो टेनेंस है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। इसमें एक्सक्लूड किया गया था डिफेंस पर्सनल, क्योंकि एक बंदा है जो डिफेंस में, उसके पास में ज़मीन तो है, लेकिन वो काम कैसे करेगा, वो डिफेंस को देखे या फिर अपनी ज़मीन को देखे। तो इसमें जो डिफेंस पर्सनल थे उनकी ज़मीन को नहीं रखा गया था, और जो फिजिकली चैलेंज्ड है, या मतलब कोई आप बोल सकते हैं दिव्यांग कोई लोग हैं, तो उनकी ज़मीन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ये आपके ओनरशिप राइट्स थे। अब जो आउटकम की बात करें हम लैंड रिफॉर्म की, कहीं ना कहीं जो मिडल मैन है इसको हमने हटा दिया, क्योंकि जमींदारी सिस्टम हमने एक तरह पूरी तरह खत्म कर दिया। जो लैंड सीलिंग थी हम लेके आए, सरप्लस लैंड हम लोगों के पास में नहीं है, एक लैंड का अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, लैंड पोजीशन दिया गया, मतलब जो किराएदार थे जो रेंट पे भूमि बोल रहे थे उनको लैंड पोजीशन दिया गया, और जो हमारी जो प्रोडक्टिव थे वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है इसके आने से। और अगर हम ड्रॉबैक से पूछ ले, जो ड्रॉबैक थे इनसे, जो रूरल पुअर्टी है गाँव में अभी भी जो रूरल पुअर्टी है वो एग्जिस्ट करती है अभी, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र पे जो गरीबी है उसको हम खत्म नहीं कर पाए हैं। जो लैंड सीलिंग है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि राजस्व जी का विषय है, तो राज्य टू राज्य, स्टेट टू स्टेट की लैंड सीलिंग लिमिट है वो अलग अलग है। जो बेनामी प्रॉपर्टी है ये हमारे सामने निकल के आया, पता लगा कि जैसे सरप्लस लैंड की हम बात करें कि एक इंसान है इतनी ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता, तो इसने क्या करा, मेरी ज़मीन यार किसी अनजान इंसान के पास में, इसने क्या करा कि अपनी जो रिलेटिव्स थे उनको इसने ज़मीन दे दी, या कुछ ऐसे लोग मतलब इनका नाम पता ही नहीं है, बस बेनामी लोग हैं उनके नाम पे प्रॉपर्टी इसने नाम कर दी, और बेनामी कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, तो ताकि इसकी जो ज़मीन है वो काम तो यही करता है, रेवेन्यू यही करता रहे, इससे अर्न यही करता है, लेकिन वो किसी और के हाथ में ना जाए, मतलब अपने पास से ओनरशिप राइट हटा के बेनामी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये लेके आ गए। और जो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो अभी भी, जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं या आपके जो साहूकार लोग हैं, वो अभी तक भी जो उनके जो कर्जे हैं, गांव के जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग देखते हैं कि उन पे लैंडलॉर्ड का, साहूकार लोगों का आज भी कर्जा रहता है, और जिसके जो इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, मतलब 5% से 7% पर मंथ, यानी कि अगर हम बात करें 5% की तो 60% पर एनम, इतने तक का जो है जो साहूकार लोग हैं वो रेंट पे पैसा अपना देते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे, ये कुछ आउटकम्स थे। तो देन होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन आपको हमारी जो टेलीग्राम चैनल है सक्सेस नेत्रा, उससे मिल जाएगी, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द।